अस्सलाम वालेकुम कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हम अपनी 700 सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। 700 सीरीज़ से मुराद है कि ऑडिट रिपोर्ट के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं इसके अंदर। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हम बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं। हमने पहले प्लानिंग की चीज़ों की, ठीक है। प्लानिंग के अंदर हम समझ के आए चीज़ें कि यार किस तरह हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है क्लाइंट की, रिस्क असेसमेंट वगैरह हमने किस तरह करनी है, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट हमने किस तरह से करनी है, ऑडिट रिस्क क्या होता है वो हमने देखा। देन हम प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन में आ गए। एग्जीक्यूशन में हमने पढ़ा जी एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आपने परफॉर्म करने हैं, आपने टीओसीज भी परफॉर्म करने हैं, आपने सब्सटेंटिव भी परफॉर्म करने हैं। फिर उनकी बेस पर हमने कहा कि यार कुछ मिसस्टेटमेंट्स नज़र आएंगी, कुछ आपको स्कोप लिमिटेशन मतलब कि लैक ऑफ एविडेंस नज़र आएगा। हमने फिर आगे बात की कि यार उनको किस तरह कंसिडर करना है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हम फाइनलाइजेशन के पास वाले पीरियड के पास पहुंच गए। मतलब हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं उसके ऊपर हमने बात की, आइज़ा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात की, हमने गोइंग कंसर्न के ऊपर रिसेंटली बात की। अब बात सारा कुछ करने के बाद ही रिपोर्ट का टाइम आ गया। ये बात मैंने आपको एक बार बताई भी थी कि ऑडिट रिपोर्ट जो होती है ना, ये तब तक साइन नहीं हो सकती जब तक कि आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना ले लिया हो, या फिर अगर एविडेंस मिला ही ना हो, मतलब आप बिल्कुल तसल्ली आपको हो चुकी हो कि यार ये फुल एंड फाइनल हो गया सब मामला। हाँ, ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट इवेंट्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो सकते हैं, ऑब्वियसली वो हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो तभी होंगे ना अगर आपको पहले मालूम नहीं थे। अगर आपको पहले मालूम थे स्टिल आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया तो भाई आपकी गलती है। तो इसका मतलब हम ये यहाँ से एक डिराइव कर सकते हैं, अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई एविडेंस अगर आ रहा है ना पुरानी चीज़ों के बारे में ही, आप कह रहे हो बैंक कन्फर्मेशन भेजी थी वो अब आ रही है, भाई अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस वक्त होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि सारा कुछ जो हमने कर लिया हुआ है उसकी बेस पर अब हमने ओपिनियन अपना फॉर्म करना है, ठीक है। ये बात हमने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर भी की थी और मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर किया हुआ था डॉक्यूमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रेगुलेशन 2018। पाकिस्तान के अंदर 2018 में एससीसीपी ने ये रेगुलेशंस इशू की कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी वो किस तरह से होंगी। उनके जो रेगुलेशन, उनका नाम क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशंस 2018। ये आपके इस चैप्टर में भी आई बिलीव दी हुई हैं। वैसे मैंने आप लोगों को तभी वो असल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका वो भी पीडीएफ शेयर की हुई थी। वो आप गूगल भी कर सकते हैं, सिंपल ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 लिखें वो आपके सामने आ जाएगा। कोई ऐसा सच कोई बड़ी बात नहीं है कि कहाँ से वो निकाला जाए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी आपको एक जो है फॉर्मेट उसका दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सही है। अच्छा, अब बात यह है कि भाई इसके अंदर डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है। आपको पता है कि यार ऑडिटर की जो असल डिलीवरेबल है, जो असल हमारा आप कह लें कि जो डॉक्यूमेंट है जिसकी ओनरशिप ऑडिटर लेता है वो तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है ना, बस हमने उसी फॉर्म में ओपिनियन देना है, ठीक है। तो उसकी हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो भाई उसकी जो वर्डिंग भी है वो भी हमें स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि यार किस तरह की वर्डिंग होनी है। अब स्टैंडर्ड्स क्योंकि इंटरनेशनल है, आइजाज हैं, तो हर कंट्री के कुछ थोड़ी बहुत अपनी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से हर कंट्री ने इसको मॉडिफाई थोड़ा बहुत किया होता है। इसको हम कहते हैं अडॉप्टेड, सही है, अडॉप्ट किया हुआ है हमने, बट ऑब्वियसली हम अपने हिसाब से करेंगे। तो हमारा अपना हिसाब क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018, वो हमारी रेगुलेशंस हैं, उसको हमने फॉलो करना है। उसके अंदर आप देखेंगे यही वाली चीज़ें ही हैं, थोड़ा बहुत सब माइनर सा फ़र्क आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें उसका आइडिया होना चाहिए अच्छी तरह। तो अब बात आ गई कि इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं उनकी अगर बात की जाए, आपकी बुक में सारे आपको भी नहीं करवाए गए 700 सीरीज के, और जो करवाए गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे नहीं करवाए गए, बल्कि उनकी एक समरी आपको दी गई है। तो वैसे तो इसके अंदर एक आइज़ा 700 है, ठीक है। ये हमने मतलब पढ़ना है अनमोडिफाइड ओपिनियन का, ठीक है। मतलब अनमोडिफाइड ओपिनियन वाली जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो इस स्टैंडर्ड के तहत जो बेसिक ऑडिट रिपोर्ट है वो यही है। देन आपका एक आएगा आइज़ा 701, ये है की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट मैटर्स,
ये क्या होते हैं ऑब्वियसली जब देखेंगे तो पता लगेगा। इसको आप साथ ये लिख लें, फॉर लिस्टेड कंपनीज ओनली, मतलब मैंडेटरी उनके लिए, बाकी दूसरी कंपनीज भी डाल सकती हैं, मतलब उनके ऑडिटर भी रिपोर्ट में डाल सकते हैं, बट ये लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है। देख लेंगे क्या होते हैं, क्यों लाजमी है, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, देन आ गया जी हमारा आइज़ा 705 है, मतलब 2 3 4 बीच में है ही नहीं, तो जो तरतीब असल वाली है मैं पहले वो बता रहा हूँ आपको। आइज़ा 705 है, ये आपका जी मॉडिफाइड ओपिनियन वाली जो रिपोर्ट है, या हम इसको क्वालिफ़िकेशन भी कह सकते हैं, बट क्वालिफ़िकेशन तो जैसे अभी हमने आइज़ा 570 में पढ़ा है, क्वालिफ़िकेशन तो एक चीज़ है ना, फिर एडवर्स भी होता है, डिस्क्लेमर भी होता है, इसलिए इसको मॉडिफाइड ओपिनियन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, देन फिर आ गया जी आपका आइज़ा 706 है आपके सिलेबस में। ये आपका होता है जी एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एम्फसिस ऑफ मैटर मतलब किसी मैटर के ऊपर एम्फसाइज करना जी ऑडिटर ने, एंड अदर मैटर पैराग्राफ। ये क्या होते हैं ऑब्वियसली देख लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। वैसे आइज़ा 710 भी है, ठीक है, और आइज़ा 720 भी है। ये अदर इंफॉर्मेशन और कंपैरेटिव या कॉरस्पॉन्डिंग जो फिगर्स हैं उनके भी हैं। खैर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट है ये चीज़ें, ठीक है। कैफ 8 सिलेबस, तो हमें इनका बड़ा अच्छे से आइडिया होना चाहिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ इंशाल्लाह इसको हम लेकर चलेंगे, स्लोली ग्रेजुअली लेकर चलेंगे, आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें। ये है पार्टनर लेवल की चीज़ें, क्योंकि ओपिनियन जो है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन जो है पार्टनर के होते हैं, नीचे नाम भी लिखा होता है इंगेजमेंट पार्टनर, इस ऑडिट का कौन था, तो उसकी सारी जिम्मेदारी है। तो भाई उसने अपनी जजमेंट, बेस्ट जजमेंट इस्तेमाल करते हुए, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करते हुए और एथिकली लीगली हर एरिया कवर करते हुए उसने अपना ओपिनियन फॉर्म करना होता है। जो ऑडिट टीम होती है, बाकी के जो लोग होते हैं वो काम करके आ चुके होते हैं, वो लेकर आते हैं कि सर ये मसाइल निकले हैं, ये चीज़ें अब आप इसमें देख लें। उस बंदे ने फिर जो पार्टनर है उसने फिर अपने हिसाब से उसको देखकर तो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंगली ये देना होता है। अब हमने बहुत बचपन में, मतलब जब ये स्टार्ट किया था सेशन, उस वक्त हमने बात की थी कि यार ये क्योंकि हमारा ओपिनियन होता है, ठीक है, ओपिनियन में डिफ़र, मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है एक ही मैटर के ऊपर, आपका बतौर ऑडिटर कोई और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली देखा ये जाता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस ओपिनियन, बेसिस क्या है भाई, क्या बुनियाद है, क्या बैकिंग है, क्या वो जो बैकिंग है वो जस्टिफाई कर रही है मेरे ओपिनियन को, तो बस ठीक है। अदरवाइज़ अगर बैकिंग पे कुछ नहीं है, ऐसे ही ओपिनियन दे दिया है कोई, तो फिर वो ऑडिटर के लिए मसला पैदा हो जाएगा, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम कंसल्टेंसी की बात करें, ऑडिट फर्म्स की बात या अकाउंटेंसी फर्म्स की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्की एरिया ऑडिट का ही होता है। मतलब है कि हमारी फर्म भी ऑडिट की सर्विसेज भी दे रही है, टैक्सेशन की भी दे रही है, बुक कीपिंग की भी दे रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइजरी वगैरह डिफरेंट है, लेकिन सबसे रिस्की एरिया ये होता है, क्योंकि इसका दो लोग हैं जो इसके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं। एक तो आई कैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, वो उसका काम है जो पाकिस्तान के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो क्या कर रहे हैं उनको देखना, तो ऑडिट भी क्योंकि वो करते हैं तो उसको भी उन्होंने देखना होता है। आप लोगों ने शायद टर्म सुनी हो, ये सारा कुछ बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक बेहतर आइडिया हो कि हम इसके ऊपर क्यों कंप्रोमाइज़ नहीं करते, स्टडीज़ में भी और बाद में भी प्रोफेशनली भी। ये आई बिलीव पहले भी कभी हुई है बात, लेकिन चलें दोबारा कर लेते हैं। ये तो खैर हमने ऊपर वाले पढ़ने, तो देखें पाकिस्तान के अंदर ना एक बहुत कम रेशो है सीएस की, क्वालिफाइड सीएस की, जो कि प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें से मज़ीद कम रेशो है जो फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फुल टाइम से मुराद है कि वो कोई जॉब नहीं कहीं पे कर रहे, कोई और तरह की एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे, हाँ ठीक है, वो फुल टाइम प्रैक्टिस को अपनी देते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। तो वैसे आई कैप के स्टैट्स के मुताबिक देखा जाए ना, तो कोई 80, 82, 83% लोग हैं जॉब्स करते हैं, ठीक है। रीज़न उसकी बड़ी विविड है, बड़ी क्लियर है। पाकिस्तानी नेशन का बेसिकली माइंडसेट ये है कि वो रिस्क अवर्स हैं, सही है, रिस्क से घबराते हैं, रिस्क टेकर नहीं है। मतलब कि एक माइंडसेट है, इसको आप बुरा अच्छा नहीं कह सकते, बस एक माइंडसेट है। तो उन्हें लगता है कि यार अब इतनी मेहनत करके 6-7 साल लगाए, कई लोगों ने 10-10 साल लगाए, इतनी मेहनत करके हमने सीए किया है,
तो अब अगर हम फर्म अपनी स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से, जिसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, तो यार पता नहीं क्लाइंट आता है कि नहीं, पता नहीं पैसे आते हैं कि नहीं, जाहिर है कि रिस्क है, रिस्क तो है, बहुत बड़ा रिस्क है। जबकि यही अगर मैं जॉब कर लूँ तो आज की डेट पर अगर एक फ्रेश सीए है, जैसे अभी रिज़ल्ट आया है आई बिलीव 22 जुलाई को आया था, तो जो लोग क्वालिफाई करके निकले हैं अगर वो फ़ौरन जॉब भी करेंगे ना बतौर क्वालिफाइड सीए, तो इस वक्त मार्केट के अंदर 2.25-2.5 लाख रुपया उनको इजीली मिल सकता है इंडस्ट्री में। और अगर किसी फर्म में बतौर जाते हैं मैनेजर वगैरह जो चले जाते हैं उनको 2.25 लाख के करीब या 2 लाख के करीब उनको उनकी प्रोफाइल की बेस पर मिल सकता है। तो जाहिर है फिर एक बंदा कहते हैं उधर मुझे 2 लाख मिल रहा है ऑन एवरेज, इधर तो मुझे ज़ीरो मिल रहा है, इधर तो बनाने पड़ने हैं। तो एक रिस्क अवर्स होते हुए हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसलिए जो मेजॉरिटी है वो जॉब्स की तरफ जाती है। बट मुझे पर्सनली ये लगता है, मैंने तो क्योंकि खुद क्वालिफिकेशन के एक दिन भी मैंने उसके बाद मैंने जॉब नहीं की, यही अल्हम्दुलिल्लाह फर्म ही स्टार्ट की। ज़ाहिर है इंतहाई मुश्किल था, बैकग्राउंड बिल्कुल भी इस तरह का नहीं था कि वो सपोर्ट कर पाता। मतलब है कि हमारे कोई इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड तो है नहीं, कोई कमर्शियल बैकग्राउंड तो है नहीं, कोई बिजनेसेस हों उधर से वही वाले क्लाइंट्स बन जाएं, कोई रिश्तेदारों में हों, बिल्कुल ऐसा सीन नहीं था। बिल्कुल स्क्रैच से किया, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इवन आफ्टर 1.5 और 2 इयर्स मुझे ये फ़ील हो गया था कि यार अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत बड़ा और अच्छा फ़ैसला किया था, क्योंकि डिफरेंस आपको नज़र आने लग जाता है। और जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा हर चीज़ में डिफरेंस, सिर्फ अर्निंग थोड़ी होती है। आप खुद अपने बॉस हैं, अपने मालिक हैं, आपने खुद डिसीजन लेना है मैंने ये काम करना है नहीं करना, आपने बल्कि और लोगों का रोज़गार लगाना है इससे, ठीक है। तो एक मतलब माइंडसेट है। अच्छा, तो चलती भी हैं, लेकिन अब आई कैप के मुताबिक तो इतने लोग करते हैं। अच्छा, अब आई कैप के पास जो स्टैट्स हैं ना वो ये हैं कि जिन लोगों ने फर्म्स रजिस्टर की हुई हैं, मैंने आपको बताया कि कई लोग फर्म वैसे रजिस्टर कर लेते हैं लेकिन जॉब कर रहे होते हैं, जो कि एथिकली आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक तो गलत है। आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स है, वो हम पढ़ेंगे भी चैप्टर 13 में, ठीक है। तो आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि आपने फुल टाइम प्रैक्टिस करनी है। हाँ, आप टीचिंग वगैरह कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं खुद, मतलब अगर आप एजुकेशन मज़ीद लेना चाहते हैं इस तरह की चीज़ें कर लें। बट जो जॉब होती है कि आप कहीं पे फाइनेंस मैनेजर, टैक्स मैनेजर, ऑडिट मैनेजर लग जाएं, कोई CFO लग जाएं, वो मना किया गया है। वो उसकी रीज़न्स हैं आई कैप की नज़र में, खैर तो वो उन्होंने मना किया। हम तो बात कर रहे हैं ना कि एक चीज़ मना है तो उसको नहीं करना या करना है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। वो मना गलत है या सही है वो तो एक अलग बहस है ना, वो तो क्योंकि हम तो नहीं बना पा रहे, रूल्स बन गए हैं, या तो उसको प्रोटेस्ट किया जाए, ठीक है। तो वो तो बन गया, अब उसको फॉलो करना ही होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मज़ीद कम परसेंटेज है जो असल में फुल टाइम कर रहे हैं। तो अब इनके ऊपर मैं आपको एक रफ सी फिगर्स पहले बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मिसाल तो नहीं, ऐसे फैक्ट्स ही हैं, तकरीबन 900 के करीब हैं, 900 प्लस फर्म्स हैं टोटल पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, अब इन फर्म्स में से आपकी तकरीबन आउट ऑफ दीज तकरीबन 130 हैं, 127 या 128, लेट से 130 फर्म्स हैं जो कि QCR फर्म्स हैं। QCR से मुराद क्या है? जिन के ऑडिट को आई कैप आकर देखता है। आई कैप का डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, वो आके देखता है और वो कहता है कि यार इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हमने इनका किया है, इन्होंने ऑडिट अच्छे किए हुए हैं, सही किए हुए हैं, एज़ पर स्टैंडर्ड्स किए हुए हैं, तो हम इनको बेहतर फर्म समझते हैं, ठीक है। इनको QCR स्टेटस दे दिया जाता है, ठीक है। हमारी फर्म भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें है। तो मतलब 900 फर्म्स हैं, उसमें से सिर्फ इतनी फर्म्स हैं। अब जब ट्रेनीज़ भी पोटेंशियल ट्रेनीज़ होते हैं वो भी फर्म्स ढूंढ रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें कोशिश करनी चाहिए किसी QCR फर्म में ही जाएं, क्योंकि कम अज़ कम उनके जो काम शाम को कोई तो बंदा देख रहा है ना, ठीक है। वैसे तो अब नॉन QCR के लिए भी एक नया रूल आ चुका है, उसको कहते हैं ऑडिट प्रैक्टिस रिव्यू सिस्टम, उनका भी आई कैप देखने लग गया, बट उनको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखता जितना इनकी, तो एक एक चीज़ को देखा जाता है, सही है। अच्छा, तो अब एक तो है दी आई कैप, इसका करता है, एक और इदारा है आपको पता होना चाहिए उसका नाम है ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, AOB। क्या है? ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, ये गूगल करेंगे आ जाएगा आपके सामने। ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड क्या है? ये सरकारी इदारा है, ठीक है। ये 2017 में आई बिलीव बना है या 16 में बना था।
ये एक इदारा है इसका भी काम है जी ऑडिट्स को चेक करना, पाकिस्तान के अंदर ऑडिट किस तरह से हो रहे हैं। और इस इदारे ने बेसिकली देखने होते हैं वो वाले ऑडिट जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ के हुए हैं। अब पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी क्या है, सादा सा बताता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी से मुराद तमाम लिस्टेड कंपनीज़, तमाम सरकारी कंपनीज़, और इसमें वक्तन फ़क्तन किसी सेक्टर को गवर्नमेंट डाल देती है। जैसे कि शुगर का वो क्राइसिस आया था, गवर्नमेंट ने कहा शुगर भी पब्लिक इंटरेस्ट है। फ्यूल का, या उन्होंने कहा फ्यूल की भी जो कंपनियां हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट हैं। तो इस तरह थोड़ा बहुत आ जाते हैं। आप मेनली समझ लें कि लिस्टेड कंपनी सरकारी कंपनीज, सही है, ये तो रहती हैं ना उसके अंदर। अगर आपकी फर्म उन कंपनीज का ऑडिट कर रही है तो आई कैप भी आपका QCR करेगा, ये भाईजान भी आपका QCR करेंगे। बात आ रही है समझ। ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड वाले, इनकी भी एक लिस्ट पे शाया होती है, और ये जो पेनल्टियाँ भी लगा देते हैं ज़्यादा। आई कैप इतनी पेनल्टीज नहीं लगाता अगर मसला हो तो, ये तो अच्छी भली लगा देते हैं। दुनिया में आपने शायद फेसबुक पे ग्रुप्स में आ रहा होता है ना, KPMG या PwC या डिलॉयट वगैरह या और जो फर्म्स हैं, उनको इंटरनेशनली इतना फ़ाइन हो रहा है किसी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के अंदर इतना हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी रेगुलेटर, अब जाहिर है गलती तो होती ही है इंसान से। कुछ होते हैं फ्रॉड जो जानबूझ के ऑडिटर साथ मिलकर कर लेते हैं, वो तो ऑब्वियसली गलत है, लेकिन कुछ एरर्स भी होते हैं, ठीक है। वही ऑडिट रिस्क हमारा क्या होता है, कहीं मैं गलत ओपिनियन ना दे दूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, तो भाई ये सारी बात करने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका ओपिनियन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना सही तरीके से सोच समझ के बनाने वाली चीज़ है। मैंने आपको अगेन बताया कि जजमेंटल चीज़ है ऑब्वियसली, बट उस जजमेंट के पीछे कोई एविडेंस तो हो ना, कोई बात तो हो, स्ट्रॉन्ग रैशनल तो हो, कि आप मुतमईन कर सको कि यार आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक होगा, बट आप मेरी बात तो पढ़ें ज़रा, इसको तो देखें मैंने जो बेसिस फॉर ओपिनियन दी है, ठीक है। तो भाई इदारे देख रहे हैं, रिस्की काम होता है ऑडिट करना प्रैक्टिकली। ऑल तो पाकिस्तान के अंदर तो इसमें पैसा भी कम है, हालांकि ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में क्लाइंट्स जो हैं वो कहते हैं यार हमें कोई शो नहीं ऑडिट शॉडिट का, हम तो स्टैट्यूटरी एक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर देते हैं, हमें शौक कोई नहीं है, हमने तो आपको पता है कि टैक्स चोर हैं हम, तो असल डाटा तो दिखाते ही नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी ऑडिट करवाने की। आमतौर पर ये बहुत कम कंपनी जो सही ऑडिट करवाती हैं, ठीक है। तो क्लाइंट्स को पैसा वैल्यू ऐड हो रही होती है टैक्सेशन से, उनके प्रोसेस बेहतर किए जाएं, ऑपरेशंस बेहतर किए जाएं, वो उधर उसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा इसमें पैसा नहीं देते। बट रिस्क बड़ा ज़्यादा है इसमें, क्योंकि अगर ख़राब काम करो तो लाइसेंस तक का आपका कैंसिल हो सकता है, पेनल्टीज़ वगैरह लग सकती हैं। तो भाई रिपोर्ट ही आपकी असल चीज़ है जो जानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ऑब्वियसली आपने उनका ऑडिट किया होगा, वही देखा जाएगा कि क्या उसके ऑडिट के अकॉर्डिंगली आपने रिपोर्ट बनाई है ना। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मसले हैं, बड़े बड़े फड्डे नज़र आ रहे हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज गलत हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स गलत हैं, क्लासिफिकेशंस गलत हुई पड़ी हैं, डिस्क्लोजर मिसिंग है, और आपने ऑडिट रिपोर्ट क्लीन दे दी है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दी है ISO 700 के मुताबिक। तो भाई ये दारे तो आ जाएंगे कि सर जी क्या हो गया आपको, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब आ रहे हैं पर्पज़ ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है, वो कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस। ऑब्वियसली ये एंड प्रोडक्ट है, ये हमने एंड पे देना होता है। इसका मकसद क्या होता है, ये हमने बताना होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही, ठीक है। कंटेंट्स जो ऑडिट रिपोर्ट के हैं वो बता रहे हैं नेशनल लेजिस्लेशन से बनते हैं, मतलब आपका हर कंट्री का अपना जो लेजिस्लेशन है, कानून है, वो बताता है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना नेशनल लेजिस्लेशन, इसके ऊपर आप लिख लें क्या है वो पाकिस्तान की ऑडिटर्स, बल्कि मैं लिख देता हूँ, ये होता है ऑडिटर्स ब्रैकेट में है रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, ऑडिट की रिपोर्ट, बाहर रेगुलेशंस 2018, ठीक है जी। ये आपकी वो रेगुलेशन है, ये आप इधर लिख सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा। जो लोग इनरोल नहीं है, बाहर से देख रहे हैं, वो इसको वहाँ से भी गूगल से देख के आप लोग डाउनलोड भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट तरह की कंपनीज का बताया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनियां तो किस तरह से रिपोर्ट देनी है, बैंकिंग कंपनियां तो किस तरह देनी है, उसके अलावा जो जनरल कंपनी है नाइजर ए है उसका, वो वाली सब के लिए आम कंपनी के लिए होती है, ठीक है जी। अच्छा, वो कह रहे हैं ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन गैप की बात की गई है, अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है कि एक्सपेक्टेशन गैप क्या है। एक्सपेक्टेशन गैप से मुराद ये है कि यार ऑडियंस या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑडिट क्या होता है और असल में ऑडिट क्या है। तो भाई देखो, यूजर्स तो ये समझ रहे हैं कि यार ऑडिट के अंदर तो आप फ्रॉड पकड़ते हैं,
हालांकि हमें पता है कि हमारा आइजा 240 क्या बोलता है कि भाई फ्रॉड को पकड़ना इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, 2 गवर्नेंस, उनकी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर ने तो भाई ऑडिट करने जाना है, उसमें एरर वाली चीज़ें भी देखनी है, मिसस्टेटमेंट्स, फ्रॉड वाली भी देखनी है। हम तो यही कहते हैं ना कि हमने मिसस्टेटमेंट्स देखनी है वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, कि भाई दोनों में से किसी वजह से हो सकती है। हम मतलब है कि ये नहीं कि तो फोरेंसिक ऑडिट करने चले जाएं, फोरेंसिक ऑडिट से मतलब 100% ऑडिट करने बैठ जाएं, भाई एक एक चीज़ ढूंढने लग जाए, इन्वेस्टिगेशन करने बैठ जाएं। नहीं सर, हमें जो आइजा 240 कहता है उसके मुताबिक हमने फ्रॉड की असेसमेंट करनी है, ओबियसली अपने मुताबिक इंक्वायरीज वगैरह भी करनी है, लेकिन ये नहीं है कि सब काम छोड़ के उसमें लग जाएं। हाँ, मैनेजमेंट का काम है कि वो फ्रॉड को देखे भी। तो ये एक्सपेक्टेशन गैप है। यूज़र्स शायद ये समझते हैं कि यार अगर ऑडिटर ने कह रही है कि ओके है तो सब कुछ ही ओके है। नहीं भाई, सब कुछ कैसे, हमने तो एब्सोल्यूट ऑडिट किया ही नहीं है, हमने तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी नहीं है, हमने तो रीजनेबल एश्योरेंस दी है। रीजनेबल आज तक हम कहते हैं, तो हमारे ऊपर अगर आप रिलाई करके इन्वेस्ट करने कहीं बैठ जाएं, क्या इसी ने बोला था हर चीज़ सही है, हर चीज़ का हम कह नहीं रहे होते, बात आ रही है समझ। तो ये एक्सपेक्टेशन गैप है। कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट इज़ दी ओनली डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड यूजर। भाई ये एक वाहिद चीज़ है जो ऑडिटर और यूजर्स के दरमियान जाती है, सही है ना। जो मैनेजमेंट लेटर है ना, जिसके अंदर कंट्रोल वीकनेस होती है, वो मैनेजमेंट को जाता है। अगर आपको याद हो, मैनेजमेंट लेटर हमने एक बार बात की थी, कंट्रोल्स की वीकनेसेस की बेस पर कभी भी रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होती या ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता, सिवाय एक केस के। वो एक कौन सा केस था? अगर रिलेटेड पार्टीज के ऊपर कंट्रोल ना हो तो स्टैंडर्ड कहता है भाई अगर कंट्रोल ही नहीं है रिलेटेड पार्टी के ऊपर तो ये तो स्कोप लिमिटेशन है, आपको कैसे पता लगेगा कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं। हाँ, अब आप इसकी बेस पे क्वालिफाई कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल्स की बेस पर कभी भी रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं होती, बल्कि क्या होता है, आप एमएल होती है, मैनेजमेंट लेटर होता है। और मजे की बात है वो भी लिस्टेड कंपनीज के लिए लाजमी है, अदर दैन लिस्टेड के लिए लाजमी कोई नहीं है। ठीक है, दे दें तो अच्छी बात है। तो आप भाई वो मैनेजमेंट लेटर का मतलब ये है कि मैनेजमेंट को देना है आपने, ठीक है, या बोर्ड लेटर भी बोला है तो बोर्ड को या मैनेजमेंट को आपने देना होता है। सर ये वीकनेसेस है। तो जो यूजर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, या जो बैंक्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके पास कुछ नहीं जाना, उनके पास सिर्फ एक चीज़ आपकी जानी है, कौन सी? ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स ऑडिटिंग हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम एक्सपेक्टेशन गैप, क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई शायद ये क्या चीज़ें हैं, जबकि लॉ हमें कुछ और मतलब उसने हमें कुछ और तरह की ड्यूटीज़ अथॉरिटीज़। आपने पढ़ लिया ना सारा ऑडिट अब तक, तो पता लग गया होगा कि कोई हम इन्वेस्टिगेशंस करने नहीं जाते, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती कि उनकी चीज़ें निकलवाने बैठ जाएं, उनको मार कुट के निकलवाएं। नहीं भाई, एक्सपेक्टेशन गैप रिफर्स टू द फैक्ट दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज स्टैट्यूटरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि भाई पब्लिक जो समझती है ना हमारे आईनी जो रोल है उससे मुख्तलिफ है, वो पब्लिक कुछ और समझ रही है। ठीक है, और ये पेपर में भाई आती है ये चीज़, अक्सर आया वो एक्सपेक्टेशन गैप के ऊपर लिखें और उसकी एग्जांपल दें। एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक आर ऑफन सेट एट अ हायर लेवल। पब्लिक हमें बहुत ज़्यादा समझ लेती है। ठीक है, सम एग्जाम्पल, जैसे उसने कहा पब्लिक बिलीव्स दैट द ऑडिट ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट अमाउंट्स टू अ सर्टिफिकेट। वो पब्लिक समझती है यार जो ऑडिट ओपिनियन आ गया ना, सर्टिफिकेट है कि सब कुछ बेहतरीन है, अब इस कंपनी के साथ जो मर्जी कर लिया जाए, कंपनी तो सर्टिफाइड है, बेहतरीन। भाई ऐसा नहीं है, हम सिर्फ ये सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट नहीं देते, बेसिकली ओपिनियन अपना देते हैं, सर्टिफिकेट नहीं देते। सर्टिफिकेट से मुराद क्या होता है कि हमने सर्टेन चीज़ें देख के हम इसके ऊपर पूरे कायम हैं इस बात के ऊपर, हम ओपिनियन देते हैं यार हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी हमें जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंगली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो साल लगी हुई हैं ये सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि 100% चीज़ें ठीक है। ठीक है, द पब्लिक ऑल्सो बिलीव्स दैट ऑडिटर हैज़ अ ड्यूटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड, जबकि नहीं होती। देन द पब्लिक अज्यूम दैट इन कैरिंग आउट हिज ऑडिट वर्क द ऑडिटर टेस्ट 100%। तो ये जाहिर है पब्लिक समझती है इन चीज़ों को, जबकि ये सच नहीं है। ठीक है, ओके है भाईजान। ऑडिट रिपोर्ट आपने ज़रा अपने पास खोल लेनी है। ठीक है, वो खोल लें। आपको जो फॉरवर्ड, खैर तो सबके लिए आप लोग वही मैंने जो इतनी बार कहा, लिस्टेड कंपनी कोई पकड़ें, उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करें। भाई अभी इधर ही लेक्चर रोक के डाउनलोड कर लें, ऑडिट रिपोर्ट का सेक्शन उसमें वो जो होगा फॉर्मेट वो आप देखें, आपको ये सारी चीज़ें उसमें नज़र आएंगी। अच्छा, अब जिस बात होने लगी है आइजा 700 की, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई सिंपल ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन, बेसिक ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? अगर सब कुछ ठीक हो तो फिर क्या होगा, आ जाए ज़रा।
unmodified audit report. ISA 700 requires the auditor to give an unmodified opinion when he concludes, कब देना है वो, हर सूरत में तो नहीं ना देना, when he concludes that financial statements have been prepared in all material respects in accordance with the AFRF. जब उसको लगता है कि भाई हर तरह से मटीरियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AFRF के मुताबिक बनी हुई हैं, मतलब है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, तो सर फिर आप अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे. इफ़ दैट फ्रेमवर्क इज़ अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, हमने याद है हमने वो पढ़ा था, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता है. कंप्लायंस फ्रेमवर्क से मुराद क्या है कि आपने सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज को फॉलो करना है. जबकि फेयर प्रेजेंटेशन से मुराद क्या होता है कि आपने ना सिर्फ उसको करना है बल्कि आपने चीज़ें बतानी भी खुल के इस तरह बतानी है कि फेयरली प्रेजेंट हो रही हूँ. बस ये थोड़ा सा फ़र्क होता है. IFRS जो है वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ही होते हैं. ठीक है. द रिपोर्ट विल गिव एन ओपिनियन स्टेटिंग वेदर और नॉट द फाइनेंशियल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. तो भाई अगर तो कंप्लायंस वाला है तो सिंपल हम कहते हैं कि क्या ये इन अकॉर्डेंस विद AFRF बनी है. अगर फेयर प्रेजेंटेशन वाला है तो फिर हम कहते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही. बस यही फ़र्क होता है. ठीक है. आगे अगर फॉर्मिंग द ऑडिट ओपिनियन, इन रीचिंग हिज ऑडिट ओपिनियन द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट. क्या इवैल्यूएट करता है? सबसे पहले वेदर ही हैज़ ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. मैंने आपको पहले कहा कि रिपोर्ट देने से पहले आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए. अगर आपने किसी चीज़ को मिसस्टेटमेंट कहना उसका भी होना चाहिए, अगर आपने सही कहना है उसका भी होना चाहिए. या दूसरा सिनेरियो क्या है कि एविडेंस है ही नहीं, फिर वो स्कोप लिमिटेशन कहलाएगी. वो भी सिनेरियो आ सकता है. बट मतलब है कि आप बिल्कुल तसल्ली हो. आपको याद है हमने कहा जब वो सब्सटेंटिव की अप्रोच पढ़ी थी तो हमने कहा था कि आप पहले रिस्क देखते हो, फिर देखते हो किस असर्शन का रिस्क है, फिर आप स्पेसिफिक प्रोसीजर देखते हो कोई बताया हुआ स्टैंड ने या नहीं, फिर आप जनरल प्रोसीजर परफॉर्म करते हो. अगर उस प्रोसीजर से जो आपको ना एविडेंस मिले तो भाग के ये नहीं कह देना कि मुझे एविडेंस नहीं मिला, बल्कि फिर आपने ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करना है. कोई और देखें, फिर कोई और देखें, बिल्कुल नहीं मिल रहा, अब एंड होगी है, फिर आपने जा कहना है कि भाई ये स्कोप लिमिटेशन है, ये एविडेंस मुझे नहीं मिल पा रहा. बात आइए समझ. तो भाई सबसे पहले तो आपने एविडेंस ले लेना है. ठीक है. फिर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑफ मटीरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, इसको देख लें क्या जो मिसस्टेटमेंट सही नहीं की गई, जो तो सही कर दी गई हैं तो मिसस्टेटमेंट रही नहीं ना, उसको तो एक्सक्लूड कर दें. लेकिन रिपोर्ट पहले करके मतलब है कि उसमें आपके वर्किंग पेपर्स में और डॉक्यूमेंटेशन ISA 230 के मुताबिक नज़र आ रहा हो गया ये मसाइल थे, ये डिस्कस किया, ये एडजस्टिंग एंट्री पास हुई, चलो जी ख़त्म होगी बात. या ये डिस्क्लोजर मिसिंग था, उन्होंने डिस्क्लोजर फलां नोट नंबर दे दिया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, चलो जी मसला हल हो गया. बात आ रही समझ. अगर वो नहीं करते इसका मतलब अनकरेक्टेड. अब अगला सवाल आ गया कि क्या वो इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट मटीरियल हैं ISA 320 के मुताबिक या नहीं, ये हमने देख लेना है. देन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ AFRF, वो बनी है या नहीं बनी, ये हमने देख लेना है. एंड इन पर्टिकुलर वेदर द FS एडिक्वेटली रेफर टू और डिस्क्राइब द AFRF, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर AFRF बताया गया है. आपको मैंने अभी पीछे ही लेक्चर में गोइंग कंसर्न का बताते हुए कहा था कि बेसिस ऑफ प्रेपरेशन का अक्सर नोट होता है, नाम कोई और भी हो सकता है इसका. तो उसमें या स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का नोट दिया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसमें लिखा होता है कि हमने कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है. तो वो यही कह रहा है कि क्या इसको आपने एडिक्वेटली रिफर किया हुआ है अपने उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. देन वेदर द FS एडिक्वेटली डिस्क्लोज द एंटिटीज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी बता रहा है. देन वेदर द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आर अप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट विद द AFRF, ये भी देखना है. एंड वेदर द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल, ये भी देखना है. वेदर द इंफॉर्मेशन इन द FS इज रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. ये बेसिकली IAS 1 की वाली रिक्वायरमेंट है. अगर इसका बैकग्राउंड आपने जाना है ना, IAS 1 ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल भी होनी चाहिए. ठीक है. वो मतलब करेक्ट भी होनी चाहिए, वो कंपेरेबल भी होनी चाहिए, कंपैरिजन वो इसलिए कंपैरेटिव देते हैं ना हम. ठीक है. और अंडरस्टैंडेबल भी इस तरह लिखी होगा, अंडरस्टैंडेबल भी हो. सही है. Then whether the FS provide adequate disclosures and whether the terminology used in the FS is appropriate, ये भी भाई बड़ी ज़रूरी बात है. देखें पहले किसी दौर में बैलेंस शीट वर्ड बोला जाता था, उन्होंने फिर चेंज जब किया तो उन्होंने कहा बैलेंस IAS 1 रिवाइज हुआ ना, उन्होंने कहा आपने बैलेंस शीट नहीं बोलना, अब से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसको बोलना है. तो हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, ऑडिट रिपोर्ट ये ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन वाली, ये भी यही कहती है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है, ये आपने लिखनी है. या वो आगे फिर वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वो कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लिखना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो लिखना. आप देखें जो इसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं ना, नॉमेनक्लेचर के आपके जो वर्डिंग है वो भी वो कहता है भाई स्पेसिफाइड जो आपको बताई गई है उसी को फॉलो करना है. सही है. इतना ज़्यादा ये हम जब मैं क्योंकि QCR में 6 माह मैंने जॉब की थी तो बिफोर क्वालिफिकेशन, अब उसमें जब हम गए थे
तो उसमें हम ज़ाहिर फर्म्स का ऑडिट करने जाते थे, यही QCR करने जाते थे। तो वहाँ पे एक दो फर्म्स में ये मसला हुआ कि उनकी जो हेडिंग्स थी रिपोर्ट की वो गलती, इसको भी मसला समझा गया था। अब उन्होंने कहा यार क्या हो गया यार, बैलेंस शीट और ये यही है, नहीं वो कहते कानून जो बोल रहे हैं वो है, तो फिर कानून बनाने का फ़ायदा क्या है अगर आपने उसको फॉलो नहीं करना। बात आ रही है समझ? तो ये भाई पहले तो है जी ओपिनियन में, वो कहता है बनाते हुए आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है, मद्देनज़र रखना है। मतलब अगर इन चीज़ों में मसले हैं इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपके ओपिनियन के ऊपर असरअंदाज होंगे भाई। ठीक है जी। बाकी एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, पेपर में सीधा सा सवाल भी आ सकता है कि सिर्फ लिस्ट कर दें, बता दें 4-5 नंबर का कि कौन कौन से हैं, तो फिर आप बता सकते हैं। अगर डिटेल में आ गया तो फिर आपने आगे डिस्क्रिप्शन भी उनकी लिखनी है। ऑडिट रिपोर्ट आप खोलें ज़रा, बगैर देखे ऑडिट रिपोर्ट नहीं ये समझ आने वाली चीज़ें, क्योंकि एक चीज़ आपने देखी ही नहीं हुई, मेरा नहीं दिमाग इतना इस चीज़ को समझ पाता है कि आप रट्टे ही मारी जाओगे सारी ज़िंदगी। आप भाई ऑडिट रिपोर्ट देखें, लिटरली वो आप देख लेंगे ना, उसको 4-5 बार ज़रा गो थ्रू करें, आपको इंशाल्लाह वही सारा कुछ है, आपको भूलेगा नहीं वो। इधर जो याद है ना, कभी कहेंगे अच्छा टाइटल लिखना था, एड्रेस ही लिखना था और क्या था, वो भूलते रहेंगे। रिपोर्ट का एक फॉर्मेट आएगा ना नज़र, तो होगा यार अच्छा पहले ये लिखा था, फिर ये था, इस तरह के पैरे थे। रिपोर्ट आपकी बनती है पैराग्राफ्स की शेप में, और हर पैराग्राफ की हेडिंग होती है। ये हेडिंग्स आपको बेसिकली बताने लगा। जैसे वो सब रिपोर्ट खोलें सामने, सही हो देखें, सबसे पहले उसने कहा कि बेसिक एलिमेंट अनमोडिफाइड ओपिनियन के बता रहे हैं। अनमोडिफाइड रिपोर्ट इसके अंदर किसी तरह का मसला नहीं है, जब मॉडिफाइड वाली आएगी वो मसला भी डलेगा आगे। ये है जो सब कुछ ओके है। फिर कहता आम तौर पे क्या होता है, टाइटल तो लाजमी है, ऊपर लिखा होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो देखें लिखा होगा। एड्रेसी टू द मेंबर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, इस तरह। ठीक है, ये एड्रेसी मतलब किसको एड्रेस किया जा रहा है। एड्रेस में ये याद रखना है आपने कि जो बंदा आपको हायर करता है ना, उसको एड्रेस करना होता है। जैसे कि आपको यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने ऑब्वियसली हायर किया है टू ऑडिट द मैनेजमेंट, बेसिकली सही है, मैनेजमेंट को आपने ऑडिट करना है, 2-4 गवर्नेंस को ऑडिट करना है, तो एड्रेसी आपका मेंबर्स ही होते हैं। ठीक है, मेंबर्स वर्ड इसलिए यूज़ किया जा रहा है, शेयर होल्डर नहीं किया जा रहा। कंपनीज एक्ट 2017 आपने कैप 7 में पढ़ा होगा कि मेंबर के अंदर शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं तो शेयर तो नहीं होल्ड कर रहे लेकिन उन्होंने गारंटी दी हुई है, तो वो भी मेंबर, इसलिए वर्ड मेंबर यूज़ किया गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑडिटर का ओपिनियन आ जाएगा। भाई मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, इस तरह करके आगे देख भी लेंगे। आपके पास वैसे ऑडिट रिपोर्ट है, वो वर्डिंग देख लें, वही वाली आती है बेस, अगर तो आपको अनमोडिफाइड वाली है। ठीक है, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन कि भाई मैंने क्यों ये वाला मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है, जो मैक्सिमम जो मुझे पता है उसके मुताबिक मैंने ऑडिट किया, मुझे किसी तरह कोई मसला नज़र नहीं आया। ठीक है, और इसमें आपने बताना भी है कि रीज़नेबल श्योरेंस है, एब्सोल्यूट वगैरह नहीं है। फिर गोइंग कंसर्न का पैरा, अब ये हर बार नहीं आएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लें, ओनली इफ़ देयर इज़ अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ये वाली लाइन लिखें इसके अंदर कि गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ कब आएगा, ओनली इफ़ देयर इज़ अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अब भी हम आइजा 570 पढ़ के आए हैं, उसमें हमने कहा था ना कि भाई अगर आपकी मटीरियल अनसर्टेनिटी है, अगर तो है ही कुछ नहीं तो फिर क्यों गोइंग कंसर्न है, डराना, मतलब कि लिखेंगे क्या उसके अंदर। ठीक है, तो अगर है तो फिर ये गोइंग कंसर्न नहीं नाम होता है इस हेडिंग का, इसका नाम होता है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ठीक है, अगर वो है तो फिर करना है। नेक्स्ट की ऑडिट मैटर्स आइजा 701, ये इसको फिलहाल ब्रैकेट में ये लिख लें, फॉर लिस्टेड कंपनीज ओनली, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में डालना होता गया, आप देख लेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड है। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड आपका ये आइजा 710 आ जाता है, ये अभी आपको नीड नहीं है इसको पढ़ने की, थोड़ा सा बता देता हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन से मुराद है कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ क्या क्या जा रहा है। अब आमतौर पे जाहिर है कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट देनी होती है ना, साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि भाई आपने उनको भी नज़र मार लेनी है। ये ना हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उधर कुछ लिखा। मिसाल सादा सी ले लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स बढ़ी है 10%, डायरेक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट में ज़रा बढ़ के मारी हो, देखे नहीं हमने 18% सेल बढ़ा दी है, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि यार उनको भी नज़र मार लो, अदर इन्फॉर्मेशन को, क्या वो भी रेलेवेंट है, क्या वो कंसिस्टेंट है विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसका स्टैंडर्ड है। तो आप ये कह लेंगे एक पैराग्राफ उसका आ जाएगा पेपर में, ऑब्वियसली आपसे वो उसके ऊपर मज़ीद नहीं पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। ठीक है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आमतौर पे लिखा जाता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाता है पैराग्राफ। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लिख लें लीगल, सही है, ये लीगल के नाम से एंड पे आप देखें आ रही होंगी। इसके अलावा इंगेजमेंट पार्टनर का नाम देखें, जहाँ पे साइन होने ना उससे ऊपर एक लाइन में आ रहा होगा, या कोई नीचे लिख देता है
कि इंगेजमेंट पार्टनर से मुराद है कौन सा बंदा लीड कर रहा था इस ऑडिट को, कौन सा क्वालिफाइड सीए लीड कर रहा था, पार्टनर कौन है, उसके साइन होते हैं। ऑडिटर सिग्नेचर, ऑडिटर्स एड्रेस, एड्रेस में सिर्फ आपने पूरा एड्रेस नहीं बताना होता, सिर्फ अपना सिटी लाहौर, कराची, मुल्तान इस तरह लिख देना होता है। डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, डेट डलनी है, और ये बात जहन में रखें कि भाई डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमेशा तमाम एविडेंस लेने के बाद की होगी। ये नहीं होगा कि पहले डेट डलेगी एविडेंस बाद में आ गया, क्योंकि वो फिर सारा डिस्टर्ब हो जाएगा मामला, ठीक है। वो कहते हैं दीज एलिमेंट्स आर डिजाइन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइदर 700 ऑब्जेक्टिव क्या है जी हमारे, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एन इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस एंड एक्सप्रेस ओपिनियन क्लियरली थ्रू अ रिटन रिपोर्ट दैट आल्सो डिस्क्राइब्स द बेसिस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, उसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा। कल हम इनको 1 by 1 डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है भाई, इनको 1 by 1 डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन आप ये कर लें कि इनको एक बार लिख कर, लेकिन रिपोर्ट में साथ साथ देख के उसको आप भी देख लें, ताकि फिर कल जब हम ये पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको इंशाल्लाह इसकी बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है भाई। किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हो आपने पूछ लेना है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।